हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती होता है। लाखों अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। अप्लाई होने के बाद सभी प्रक्रिया के बारे में तो अभ्यर्थी को पता है, लेकिन अगर पूरा सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद जब आपको योगदान करने के लिए बुलाया जाता है, उसका राज अभी तक छिपा हुआ था। यानी कि हम बताते थे, आपको बताए पहले भी वीडियो बनाकर कि वहाँ पर क्या क्या किया जाता है। आज पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि वहाँ पर आपसे क्या भरवाया जाएगा। जो शपथ पत्र होता है वो कैसा होता है, जो शराब नहीं पीना है उसका शपथ पत्र कैसा होता है, या आप बीच में जॉब छोड़ते हैं तो उसके लिए कितना आपको पैसा हर्जाना देना पड़ेगा। आप कोई भी भर्ती की तैयारी करते होंगे, ये समझिए कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। बिहार में अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, बिहार फायरमैन, एक्साइज कांस्टेबल किसी की भी तैयारी करते हैं, ठीक, तो आपको तो योगदान देने जाना ही जाना है और शपथ लेना ही लेना है, ठीक। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बड़ा आज मजा आने वाला है। आज आप लोगों के सामने मैं राज खोल रहा हूँ। और सबसे पहले शपथ पत्र की हम बात करते हैं। हंसिएगा मत, पढ़िएगा तो, ठीक, या हम भी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा मैं पढ़ूँ तो आपको हंसी आए। यहाँ पर शपथ पत्र है। शपथ पत्र में आपका नाम सबसे पहले लिखना होगा। जैसे कि जो अभी ज्वाइनिंग चल रहा है, यानी कि अभी जो योगदान करने अभ्यर्थी गए हैं, आज 15 आपको सितंबर है, 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। वो 4 आपके साथ पेपर भरवाए जाएंगे। ये चारों पेपर कैसे भरिएगा, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपना नाम भरिएगा और आपका ये जो डेट होगा, जिस डेट में आप जा रहे हैं उस समय का डेट आपको डालना होगा। उसके बाद आप देखिएगा कि आप जहाँ पर गए हैं वहाँ पर ये आपको लिखना होगा, ठीक। अब के यहाँ पर देख सकते हैं, के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूँ या लेती हूँ, जो लड़का लड़की दोनों के लिए, कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा या करूँगी। मतलब कि पूरे जिंदगी शराब का सेवन नहीं करूँगी। ये सबसे पहला आपको शपथ पत्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक। मैं कर्तव्य में उपस्थित रहूँ या ना रहूँ, और अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं हूँगा या हूँगी। यानी कि आप कभी भी ड्यूटी कर रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, आप शराब वाला कोई भी गतिविधि में शामिल नहीं होइएगा, ये दे रहा है। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूँगा या करूँगी। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊँगा या जाऊँगी तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदारी बनूंगी या बनूंगा या बनूंगी या बनूंगा, ठीक। मतलब कि लड़का लड़की दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तिथि यहाँ पर दिया हुआ है, साफ साफ यहाँ पर तिथि आप देख सकते हैं, जिस तिथि में आप योगदान करने जाइएगा। स्थान आपको दिया हुआ है जहाँ पर जाइएगा। पुलिस पदाधिकारी या कर्मी का नाम यहाँ पर दे दिया जाएगा। प्रस्तावन का स्थल हो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जिला इकाई का नाम आपको दे दिया जाएगा और फिर संपर्क नंबर, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा आपका सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए फिर क्या है कि प्रतिष्ठान के प्रभावी का प्रमाण पत्र, मेरे समक्ष या किसके समक्ष आप ये शपथ ले रहे हैं या आप फॉर्म भर कर दे रहे हैं, उनका यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक। तो काम खत्म। यानी कि दारू वाला आपके हस्ताक्षर हो गया, शराब वाला हस्ताक्षर हो गया। अब सत्यापन आपको आ जाइए। सत्यापन पत्र जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यही। इसी में सारा आपका डिटेल्स देखा जाता है। यही यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स भरा जाएगा आपके द्वारा, और सभी सही सही भरा जाएगा, ठीक। गलती कर भरते हैं तो इसके लिए दंड भी है कि वर्ग 3 और 4 में नियुक्त होने द्वारा अपनी हस्तलिपि में भरा जाएगा, ठीक। वर्ग 3 और 4 में नियुक्त होने वाले द्वारा अपनी हस्तलिपि में भरा जाएगा। पहले नाम और धर्म, किस नाम से आते हैं, कौन से धर्म से हैं, अनुसूचित जाति हैं कि अनुसूचित जनजाति के हैं। जन्म तिथि यह भी बताए कि जन्म पत्री के अनुसार या मैट्रिक के समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार। तो आपको, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ये मैट्रिक या समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपको ये देंगे। और ये जो है ये आपको जो फिजिकल के समय आप दिए होंगे उसी समय आपको ये बताया गया होगा, ठीक। निवास स्थान, ग्राम, डाकघर, थाना, जिला लिखे, पूरा पता आपको लिखना होगा यहाँ पर, ठीक। विवाहित है कि नहीं, अगर विवाहित है तो देख लिया, नहीं है तो देख लीजिए। यदि विवाहित है, अगर नहीं है तो नहीं आप लगा दीजिएगा। अगर विवाहित है तो बच्चों की संख्या आपको लिखना होगा, कितना आपके पास बच्चा है। यदि एक से अधिक पत्नी हो तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक से अधिक पत्नी हो तो बताइए कि अयोग्य क्यों नहीं घोषित किया जाए। यानी कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में मात्र एक ही विवाह करने की आपकी अनुमति है। और मान लीजिए कि आपको 2-3 पत्नी है, तो किस कारण से आपकी 2-3 पत्नी है ये आपको बताना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं, बताइएगा, मतलब ये तो होगा ही नहीं आपके पास 2 पत्नी होगी, लेकिन मतलब कि हिंदू धर्म में आपको पता होगा, हिंदू अब मैरिज एक्ट जब पढ़िएगा, हम लोग पढ़े हुए हैं LLB में, ये पढ़ना होता है, ठीक। मुस्लिम मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये पढ़ना होता है, ठीक।
तब ये जब पढ़िएगा तो उसमें एक ही आपको वाइफ के लिए है, लेकिन दो विवाह आप कर सकते हैं जब एक जो आप या तो तलाक ले सकते हैं या मान लीजिए कि पत्नी अनुमति देती है, जो कि एक तरफ से कानूनी रूप से तो आपको कानून के तरफ से जाकर आपको मैरिज एक्ट करना है या शादी करना है तो कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और एक जो आपको मान लीजिए कि उनके बच्चा नहीं हो रहा है या मान लीजिए उनको कोई भयानक बीमारी है, तो इस स्थिति में आप देखिएगा कि दूसरा शादी करने की अनुमति होता है, लेकिन बहुत से लोग चोरी चुपके ही कर लेते हैं। और बाकी फिर यहाँ पर देखिए ये मुसलमान के लिए मतलब कि मुस्लिम के लिए भी लागू होता है, उनमें तो है शादी कि कर सकते हैं, लेकिन उसका भी आपको कारण बताना पड़ता है कि हम क्यों एक से अधिक मैरिज कर रहे हैं। ठीक, पिता का नाम, निवास और पूर्व और वर्तमान धंधा तथा औसत वार्षिक आय, मतलब कि लूट खसोट जब कीजिएगा, मतलब कहने का मतलब कि जब पैसा ज़्यादा कमाइएगा तो अचानक आय नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए ये बोला जाता है कि पिता का क्या नाम है और निवास और पूर्व में उनका मतलब कि क्या है, कहाँ पर पहले रहते थे, और वर्तमान में क्या धंधा है उनका, मतलब पूर्व और वर्तमान दोनों धंधा आपको, और वार्षिक जो आय है अभी क्या है। ठीक, किसान है, क्या है, आपको बिजनेसमैन है। फिर आवेदक के भाइयों, चचाओं और ससुर का नाम, मतलब कि जो ये जा रहे हैं उनके आपको जो आप गए हैं, जो जिनके ये फॉर्म मिलेगा उनके आपको भाई हो, चाचा हो या ससुर के नाम आपको भरना होता है। अगर शादीशुदा है तो ससुर होंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आवेदक कभी दांडिक या फौजदारी या सिविल दीवानी मामले में अभियुक्त रहे हैं, यानी 7वें पर है कि अगर कोई आपको सजा हुआ हो या कभी कारावास भुगत चुके हैं तो विवरण दे। अगर मान लीजिए आप पर केस था या दांडिक कभी फौजदारी सिविल या दीवानी मामले में अगर कुछ हुआ है तो उसका आपको डिटेल्स यहाँ पर देना होता है। ठीक, बचने की कोशिश कीजिएगा। क्या आवेदक ऋणग्रस्त है या उसके विरुद्ध कोई दांडविक या फौजदारी या सिविल दीवानी का मामला विचाराधीन है, अगर विचाराधीन है तो उसके बारे में भी दिया जाता है, बचने की कोशिश कीजिएगा। कोड वर्ड समझते रहिए। क्या आवेदक ने कभी टीका या पाक्ष ली है अथवा उससे कभी चेचक हुआ है, यानी कि इस चेचक के बारे में पूछ रहा है कि कभी चेचक हुआ है, टीका लिए है, पाक्ष लिए है, इस बारे में ये पूछ रहा है। ठीक, आगे देखिए, आगे भी मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ और भी बचा हुआ है, पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप 10वां देख सकते हैं क्योंकि 9 तक मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीका उका के बारे में या आपको कभी चेचक हुआ है उस बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर 10वां देख लीजिए कि सरकारी सेवा में स्थित संबंधियों के नाम, यानी कि कोई पहले से सरकारी सेवा में आपका कोई संबंधित है तो उसका नाम। धारित पद केवल पिता, दादा, चाचा, मामा, साला, पुत्र के ही उल्लेख किया जाए, यानी कि यही रिलेटिव आपका है सरकारी पद में तो उनका ही नाम का उल्लेख किया जाए। ठीक, क्या इसके पूर्व किसी भी पद पर नियुक्त थे या था, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पूर्व किसी पद पर नियुक्त था, यदि हाँ तो विवरण दे, यानी यदि प्रमाण पत्र हो तो उसकी जो प्रतियां है संलग्न भी करें। इससे पहले आप कहीं जॉब कर रहे थे और फिर उसका आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र संलग्न करना है। 3 व्यक्तियों का नाम जिन्हें आवेदक अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, यानी कि अपना उत्तराधिकारी, मान लीजिए कि आप कुछ छोड़ कर जाते हैं या कुछ भी होता है तो उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है ना, तो आप तो राजा तो बनने वाले हैं ही, तो अपना उत्तराधिकारी घोषित करना आपको कर्तव्य बनता है। यानी कि जो भी अंतिम रूप से अगर मान लीजिए आपको कुछ होता है या दिक्कत होता है तो उत्तराधिकारी को ही चला जाता है, उत्तराधिकारी को। तो ये आपको 3 उत्तराधिकारी घोषित करना है। 3 व्यक्तियों का नाम और उनके पते लिखना है, 3 व्यक्तियों के नाम और पते लिखना है। क्या होता है कि जब आपको कैरेक्टर के लिए देखा जाता है तो ये भी देखा जाता है जो आप भर रहे हैं कौन से 3 व्यक्ति, उनसे जरूरी नहीं है उन्हीं से पूछा जाता है, किसी से भी पूछा जा सकता है। ठीक, बस यहाँ पर जान पहचान के लिए पूछा जा रहा है। ठीक, क्या आवेदक या उसकी पत्नी के अपने नाम से या संयुक्त रूप से या बनामी अचल संपत्ति है, यानी कि अगर शादीशुदा है या आपका नहीं है शादी भी तब पर भी आपके नाम से, या शादीशुदा है तो आपके पत्नी के नाम से, या कहीं संयुक्त रूप से आपके पत्नी और आपके दोनों के नाम से कोई बनामी अचल संपत्ति है, यदि है तो संपत्ति का मूल्यांकन और संपत्ति कहाँ पर है बताइए। ठीक, मतलब कहाँ पर संपत्ति है इसके बारे में बताइए कि बाद में अगर ज़्यादा आपके पास धन होता है तो ये जो शपथ पत्र है ये जो आपको होता है इसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि उस समय तो आपके पास इतना ही धन था, कांस्टेबल के जॉब में लगे, दरोगा के जॉब में लगे, एक बाइक, इतना कैसे हो गया। ठीक, तो मैं शपथ, अब ये जब सब आप भर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या है कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि जहाँ तक मेरा विश्वास है उपयुक्त सूचना सही है। यहाँ पर आप शपथ ले लिए। आवेदक के द्वारा बाएं अंगूठे का आपको निशान लगाना होगा, यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर होगा, वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष ये किया जाएगा और मेरे सामने हस्ताक्षर ये किया गया, इनका साइन आपको हो जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर यहाँ पर दिया हुआ है, वहीं से यह आया है। ठीक, और सत्यापन अधिकारी की रिपोर्ट जो पुलिस निरीक्षक के पंक्ति से नीचे का ना हो, ये आपको जो पुलिस निरीक्षक के पंक्ति से नीचे का ना हो उनको ये नहीं करना है। ठीक, मतलब कि उनके सामने ये सत्यापन नहीं होगा। ठीक, बड़े अधिकारी के सामने ही होगा। अब एक और बच जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी आपको कैसे क्या करना है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। एक यहाँ से क्या बच जाता है, यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक कि आरक्षक बल के नवनियुक्त व्यक्तियों के लिए शपथ पत्र। ये शपथ पत्र असल में आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैं, मतलब कि आप जो होंगे, जैसे सांसद लेते हैं ना कि मैं
फलना का बेटा, मतलब यहाँ पर आप पिताजी का अपना नाम लिखेंगे, मतलब पुत्र यहाँ आप जो है, तथा यहाँ पर का निवासी हूँ, यहाँ पर निवास अपना लिखे कहाँ के निवासी हूँ। आचार नियमावली में आरक्षी कर्मी के जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व है वे मुझे समझा दिए गए हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि सरकार और अपने वरीय तथा साथ काम करने वाले आरक्षी कर्मियों को विश्वास पत्र बना रहूंगा तथा मैं अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी, परिश्रम, हर्ष और नम्रता के साथ करूंगा। यानी कि अपने दोस्तों के साथ जो भी आपका ड्यूटी लगेगा उसके साथ अपने वरीय अधिकारी के अनुशासन में आप रहिएगा। ये सब आप इसमें लिख रहे हैं, जो सरकार आपका कर्तव्य सौंपेगा उसे आप करिएगा। भर्ती होने वाले का हस्ताक्षर और अंगूठे का छाप यहाँ पर लगा लीजिएगा, यहाँ पर अपना छाप, और फिर तिथि यहाँ पर होगा। मैंने शपथ दिलाई, जो शपथ दिलाएंगे उसके बारे में यहाँ पर डिटेल होगा। ठीक, तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही शपथ ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरक्षी बल के नवनियुक्त व्यक्तियों के लिए शपथ पत्र, तो नवनियुक्त जो व्यक्ति है मतलब आप ही के लिए ये भी शपथ पत्र है। यहाँ पर आप साफ साफ देखे गए सब डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, कोई मतलब इतना हार्ड नहीं होता है, बहुत ही आसान तरीका से आप शपथ पत्र भरते हैं और शपथ ले लेते हैं। तो ये 4 पेज आपको भरना होता है, जो मैंने आपको डिटेल्स भाई बताया कि ऐसा आपको मिलने वाला है जो भी ज्वाइनिंग करने वाले। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर बताइए ना, बड़ी उत्सुकता था उनके अंदर ना, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग होने वाला है, मतलब कि वो योगदान देने जा रहे हैं। ठीक, और कोई भी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, और सभी के लिए एक ही समान नियम लागू किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग से शपथ पत्र बनाया जाता है। तो ये शपथ पत्र था, और आप ये याद रखिएगा इसमें आपको जो भी जानकारी देना है सच सच ही जानकारी देना है। हाँ, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कुछ बारे में आप क्या क्या जानकारी दीजिएगा, और यहाँ पर मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो इलीगल रूप से हो जाएगा। तो अच्छे तरीक़ा से आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए, योगदान दीजिए। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। और ये पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी डिमांड था, तो मैं बता दिया कैसे कैसे आपसे क्या करवाया जाता है, कैसे शपथ पत्र भरवाया जाता है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। आप लोगों के साथ मैं भी शपथ ले लिया हूँ, अब मैं भी सरकार के अंतर्गत एक कर्मचारी बन गया हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।